आपको कुछ कर गुजरने के लिए बहुत मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहोगे। आ गया हूँ आज एक और मोटिवेट कर देने वाली केस स्टडी लेकर। नमस्कार, मैं श्याम पाटीदार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। आज की केस स्टडी लेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया बदलने का सपना देखा और उसे पूरा करने की राह पर चल पड़ा। आज इस इंसान ने वो कर दिखाया जो नासा भी नहीं कर पाया। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को इसने ख़त्म करने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं आप आज बात करेंगे एलन मस्क के, रियल लाइफ के आयरन मैन कहे जाने वाले एलन मस्क, जिनसे मार्वल स्टूडियोज़ के फिल्म सीरीज़ आयरन मैन के एक्टर टोनी स्टार्क भी इंस्पिरेशन लेने के लिए इनके पास आए, जिनकी स्पेसएक्स फैक्ट्री का इस्तेमाल मार्वल ने अपनी इस फिल्म सीरीज़ को शूट करने के लिए किया है, जिनके एक ट्वीट से स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान पब्लिक के सामने इन्होंने सिगरेट पी, उसके बाद इनकी कंपनी के शेयर्स में काफ़ी गिरावट आई। इधर इन्होंने व्हाट्सएप के प्राइवेसी इशू का आने के बाद ट्वीट कर दिया यूज़ सिग्नल, और उधर लोगों ने सिग्नल ऐप को इतना डाउनलोड किया कि 2 दिन में लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक को टेंशन में डाल दिया। शुरुआत से शुरू करेंगे। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। इनके पिता एक इंजीनियर थे और माताजी इनकी एक कैनेडियन मॉडल थी। लेकिन जब ये 10 साल के थे, इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और ये पिता के साथ में रहने लगे। लेकिन पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। फिर उन्होंने कहा, किसी को मुझ पर ध्यान नहीं देना है मत दो, मैं अब किताबों को अपना दोस्त बनाऊंगा। अब इन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया और मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली जितनी कि ग्रेजुएशन लेवल का इंसान भी नहीं पढ़ पाता। अच्छा, जब ये बैठकर कोई भी चीज़ सोचते थे ना, तो ये उसमें इतने डीपली चले जाते थे कि इनके कान में आकर के कोई भी अगर कोई चिल्लाता था तब भी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। और ये इमेजिनेशन, ये कंसंट्रेशन करने की पावर, ये इतना लेज़र शार्प पावर, फोकस की पावर कहाँ से आई? ये किताबें ही तो थी जिसने इन्हें इतनी पावर दी। उसी समय इनके घर पर एक कंप्यूटर पड़ा रहता था। ये उसमें अक्सर गेम्स खेला करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी एक ऐसा ही गेम बनाऊं, और वहीं से प्रोग्रामिंग में इनका इंटरेस्ट जगा। इन्होंने प्रोग्रामिंग के ऊपर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और उसी कंप्यूटर से उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया जो आज भी अवेलेबल है। आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। और उसे एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया $500 में। अब इसके बाद इनके दोस्त इनसे जलने लगे। स्कूल में जो इनके सीनियर्स और बाकी जो बच्चे थे उनसे जलने लगे। और एक बार तो इनमें कुछ बच्चों ने मिलकर पीटा और उन्हें सीढ़ियों से धक्का लगा दिया, जिसके बाद इन्हें कई चोटें आई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 17 वर्ष की उम्र में, चूँकि उस समय साउथ अफ्रीका में एक रूल था कि देश के हर यूथ को आर्मी में काम करना नेसेसरी था, लेकिन ये आर्मी में जाना नहीं चाहते थे, जिससे बचने के लिए फिर इन्होंने अफ्रीका छोड़ अमेरिका जाने का निर्णय लिया। यह कहते हुए कि अमेरिका ही वो देश है पूरी दुनिया में जहाँ ग्रेट चीज़ें पॉसिबल थी। लेकिन ये अमेरिका सीधे नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने कनाडा में, चूँकि इनकी माताजी कैनेडियन थी तो उनकी मदद से इन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। 19 साल की उम्र में इन्होंने किंगस्टन ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मस्क ने 2 साल ओंटारियो में स्टडीज़ करी और फिर एंड में इन्होंने कनाडा के थ्रू यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और उनका सपना सच हो गया और 1992 में ये यूएस में शिफ्ट हो गए। अच्छा, एक समय ऐसा भी आया जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने फिलोसॉफिकल और रिलीजियस लिटरेचर बुक्स, यानी कि जो धार्मिक और दार्शनिक किताबें होती हैं, उनको एक्टिवली समझना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे वैल्यूएबल सबक इन्होंने डगलस एडम्स की बुक द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से सीखा। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज़ सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना शुरू किया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। उस समय अलग अलग दामों में कई प्रकार की येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग प्रकार की जानकारियाँ होती थी। उस समय इंटरनेट नया नया आया था। उन दिनों एलन मस्क इंटरनेट खूब यूज़ किया करते थे। इंटरनेट की अहमियत को समझने के बाद एलन मस्क ने अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला रहेगा।
जिसके कारण एलोन मस्क ने येलो बुक्स की तमाम जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सबको इंटरनेट पे डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इन जानकारियों को हासिल कर सके। इसके लिए इन्होंने अगस्त 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। और उस समय इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किसी अपार्टमेंट में रह सके, तो ये वहीं ऑफिस में सो जाते थे। केवल एक ही कंप्यूटर को ये अफोर्ड कर सकते थे और उसी से ये अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज किया करते थे। दिन में इनकी वेबसाइट चालू रहती थी, उस पर ट्रैफिक होता था दिन में, तो इसलिए ये दिन में उस पर काम नहीं कर पाते थे। और रात में ये रात भर जाग करके उसके ऊपर कोडिंग किया करते थे। 24 घंटे सातों दिन इन्होंने 15-15 घंटे काम किया, कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं ली। आगे चलकर कॉम्पैक नाम की एक बड़ी कंपनी ने $307 मिलियन देकर इनकी इस जिप2 को कंपनी को खरीद लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद एलन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलन मस्क ने इनमें से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की शुरुआत करी। लेकिन वो इनका कंपनी के CTO से इनका झगड़ा हो गया। ये चाहते थे कि इसको यूनिक्स पर रखे, लेकिन CTO जो थे इनके वो इससे अग्री नहीं हुए। और जब ये अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गए तभी इनके CTO ने बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर इन्हें CEO के पोस्ट से हटा दिया। हालांकि ये बोर्ड मेंबर बने रहे। 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिडेंटी नाम की एक कंपनी के साथ इसका मर्जर हो गया और एक नई कंपनी बन गई जिसे हम आज पेपैल के नाम से जानते हैं। और तब से लेकर आज तक पेपैल इंटरनेशनली लोगों के बीच मनी ट्रांसफ़र का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसके बाद साल 2002 में ईबे नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। इसमें एलन मस्क को $165 मिलियन मिले, चूँकि एलन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अब इससे जो इनको पैसा मिला, इससे इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मार्स पर, मंगल पर लोगों को भेजूँगा। और एलन मस्क का ये मानना है कि इंसान को केवल एक ग्रह के ऊपर निर्भर रहने के बजाय एक मल्टी प्लैनेट ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए, यानी उसे अलग अलग ग्रहों पर जीवन की खोज करना चाहिए। तो अक्टूबर 2001 में ये रशिया गए अपनी एक टीम के साथ में रशिया गए और वहाँ जाकर इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदने के लिए, चूँकि मुद्दा यह था कि रॉकेट को केवल गैलेक्सी में, स्पेस में नहीं भेजना था, बल्कि उसे वापस धरती पर भी लाना था ताकि उसका रीयूज़ किया जा सके और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। ये वो वहाँ NPO, लेवोचकिन और कॉस्मोट्रास जैसी कई बड़ी कंपनी से मिले, लेकिन सभी ने उन्हें एक नोसिचियन, एक नो वॉइस इंसान समझा और इनका काफ़ी मजाक बनाया। लेकिन रूल याद है ना क्या है कि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। उसके बाद यह US वापस आ गए, लेकिन वो भूत तो इनके सर पर सवार था कि स्पेस में जाना है। तो ये फरवरी 2002 में फिर उसी टीम के साथ रशिया गए, उन्हीं ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए। और ये फिर वहाँ कॉस्मोट्रास से फिर इन्होंने मीटिंग करी और कॉस्मोट्रास ने उस मीटिंग में इनसे बोला कि हम $8 मिलियन लेंगे एक रॉकेट का। तो इन्होंने सोचा कि यार तो बहुत ज़्यादा है। इन्होंने उससे बोला ओए देख यार भाई कुछ कम कर यार। लेकिन कॉस्मोट्रास ने बोला ₹1 कम लेना है तो लो वरना चले जाओ। तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया और उस डील को रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद स्पेस एजेंसी शुरू करूंगा और खुद रॉकेट बनाऊंगा। और फिर इन्होंने रात दिन एक कर दिया और इंटरनेट और किताबों की मदद से पूरी रॉकेट साइंस को सीख लिया बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। और यहीं से एक बड़ा लेसन सीखने को मिला कि एक इंसान बिना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए भी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है, किताबें पढ़कर और इंटरनेट की मदद से। अब इन्होंने सारी नॉलेज तो रॉकेट साइंस की ले ली थी, पैसे भी इनके पास $100 मिलियन पड़े हुए थे जो इनको पेपाल वगैरह से मिले थे। और फाइनली मई 2002 में इन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी और जिसे आज SpaceX के नाम से जाना जाता है और जिसने आज एलन मस्क को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। और फिर 2003 में इन्होंने टेस्ला में भी पैसा लगा दिया ताकि ये सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स बना सके और टेस्ला के CEO बन गए। 2006 में SpaceX में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया,
लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। और इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, और लॉन्च किया यहाँ रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गए। अब ये दिवालिया होने की कगार पर आ गए, सारे पैसे इनके डूब गए। उधर पैसों की कमी के कारण टेस्ला को भी पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण टेस्ला भी ठप हो गई। लेकिन फिर भी क्या बोले कि एक ट्राई और करूँगा। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि इन्वेस्टर्स ने पैसा देने से मना कर दिया। अब इतनी टेंशन में भी ये निराश तो हुए, लेकिन हार नहीं मानी, और सब कुछ खो देने के बाद भी हौसले बुलंद रखे। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो आपके पास सब कुछ पाने के लिए ही होता है। इस बार एलन ने सोचा कि अब एक आखिरी दाव, जो होगा देखा जाएगा, अब आर या पार। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा, या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। फिर इन्होंने अपने घर को गिरवी रखकर और कुछ दोस्तों से पैसे जुटाकर इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट के लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। इधर सबकी नज़रें उस रॉकेट पर थी, जो अब या तो एलन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला था, या फिर एलन की ज़िंदगी तबाह कर देने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें मानो रुक सी गई हो। यकीन नहीं कर पाओगे, ये मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे फिर खड़ा हो जाता है, बाजी उसी के हाथ में ही। उधर नासा ने अनाउंस कर दिया कि स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए क्रू और कार्गो रिसप्लाई डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो स्पेसएक्स को दिया जाता है। उधर 2008 में टेस्ला ने भी अपनी पहली कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च कर दी, जो कि पहली कार थी इसकी इलेक्ट्रिक कार की सीरीज़ में। और इन्होंने 31 देशों में कुल 2500 कार्स बेची। क्या आप चाहते हो कि हम टेस्ला पर भी एक कंप्लीट केस स्टडी बनाएं, जिसमें इसके बिजनेस मॉडल, स्वॉट एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें कवर करें? तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जून 2012 में टेस्ला ने अपना मॉडल एस सेडान की डिलीवरी शुरू कर दी, और फरवरी 2012 में इन्होंने अपने थर्ड मॉडल टेस्ला मॉडल एक्स को अनवील किया। लेकिन इसकी डिलीवरी काफ़ी डिले हो गई, और ये कार सितंबर 2012 में आई। अपनी कार में यूज़ करने के अलावा टेस्ला ने अपने पावर ट्रेन को बाकी कंपनी जैसे डेमलर को स्मार्ट टीवी, मर्सिडीज़ B क्लास इलेक्ट्रिक ड्राइव और मर्सिडीज़ A क्लास, और टोयोटा को RAV4 EV के लिए भी बेचा। और मार्च 2020 के अनुसार टेस्ला मॉडल 3 वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन गई, जिसने 5 लाख यूनिट्स बेच दी। ये इसका नाम मॉडल 3 के बजाय मॉडल E रखना चाहते थे, लेकिन चूंकि इस नाम को फोर्ड ने एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा था, इसलिए ये इस नाम को नहीं रख पाए। 2014 में मस्क ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टेस्ला की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है एक सही वे में, ताकि इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन को स्पीड अप किया जा सके। अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम क्या आई कि जो लिथियम आयन बैटरी थी दुनिया में, वो इनसफिशिएंट थी टेस्ला की कार्स के लिए। तो फिर उन्होंने पैनासोनिक के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाई, जो कि एग्जिस्टिंग गीगा फैक्ट्री से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी है। 2016 में इसका पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। मई 2020 के अनुसार इस गीगा फैक्ट्री ने 35 गीगावाट पर ईयर का प्रोडक्शन किया। मस्क ने सोलर सिटी शुरू करी 2013 में। देखते ही देखते ये यूएस की सेकंड लार्जेस्ट सोशल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। 2012 में मस्क ने यह घोषणा कर दी कि टेस्ला और स्पेसएक्स एक साथ एक कोलैबोरेशन करेगी, ताकि ये जो छत होती है पावर ग्रिड की, उसके इम्पैक्ट को बैटरी के स्मूथ बनाया जा सके। टेस्ला और सोलर सिटी। अब एलन मस्क ठहरे भैया 2016 में जाकर न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी शुरू कर दी, जो ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर सके, जिससे कि उसकी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगस्त 2020 में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में मस्क ने बताया कि आपकी स्कल, जो आपकी खोपड़ी होती है, उसमें इंसर्ट करने से पैरालिसिस, डीफनेस, ब्लाइंडनेस और जो अदर डिसेबिलिटीज़ है उनका काफ़ी जल्दी इलाज हो पाएगा। 17 दिसंबर 2016 को जब ये भाई साहब ट्रैफिक में फंस गए, और इन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर एक टनल रोड बनाने जा रहा हूँ, हाँ, और अभी इसकी खुदाई चालू करने वाला हूँ। फिर इन्होंने बनाई द बोरिंग कंपनी, जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाती है। मस्क की सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी है, जैसे ये एक मस्क फाउंडेशन चलाते हैं, जो कि डिज़ास्टर एरियाज़ है
जो डिजास्टर एरियाज होते हैं उनमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही और भी कई गोल से 2002 से अब तक इस फाउंडेशन ने 350 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिया। अक्टूबर 2018 में ये फ्लिंट वाटर क्राइसिस में मस्क फाउंडेशन ने $4,80,000 का डोनेशन दिया था नई वाटर फाउंटेन्स बनाने के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ, ताकि पूरे फ्लिंट में साफ पानी मिल सके। अक्टूबर 2019 में यूट्यूब ने एक मिशन चलाया था ट्री प्लांटिंग के लिए #टीम ट्रीज के नाम से, जो कि एक इनिशिएटिव था जिसके तहत 20 मिलियन पेड़ लगाए गए थे, जिसमें एलन मस्क ने $1 मिलियन डोनेट किए थे। तो कैसी लगी आपको एलन मस्क की ये पावरफुल केस स्टडी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।